गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले अगले वीडियो में आप पाठ्यक्रम से परिचित हुए थे। आइए उसी क्रम में हम अगला जो है अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये माइनर विषय एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का बीए प्रथम सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट जो पहला पाठ्यक्रम है, आज हम उस पाठ्यक्रम को स्टार्ट करेंगे, पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। निश्चित है आपको बहुत सारे कंटेंट और जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब जो हमारा यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक है, पहला जो पाठ्यक्रम है भारतीय ज्ञान और परंपरा। ठीक, अब इसको पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा पूर्व ज्ञान में ले चलेंगे, थोड़ा सा इतिहास में ले चलेंगे। जैसे इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो इतिहास का अध्ययन किया जाता है वो पाषाण काल से किया जाता है या मानव की उत्पत्ति से किया जाता है। उसके बाद फिर सिंधु घाटी की सभ्यता आती है और फिर उसके बाद वैदिक काल आता है। तो अगर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाए तो कहाँ से प्रारंभ होता है? वैदिक काल। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल से भारतीय ज्ञान और परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो भारत में ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ज्ञान का उदय हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? वैदिक काल से। और वैदिक काल का जो समय है वो क्या माना जाता है? लगभग 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लगभग 500 ईसा पूर्व वैदिक काल माना जाता है। और वैदिक काल में जो मूल है वो क्या है? वेद है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, वेद जो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अर्थात पूरे विश्व की बात अगर हम करें कि पूरे संसार में सबसे प्राचीन शिक्षा का इतिहास जो है वो भारत का है। क्यों है? क्योंकि भारत में जो शिक्षा का उदय हुआ वो कहाँ से हुआ? वैदिक काल से हुआ। ठीक, वैदिक काल यानी कि 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व वहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति प्रारंभ होती है भारत में। और यही हमें पढ़ना है कि भारतीय ज्ञान और परंपरा। ठीक है, आप वैदिक काल से परिचित हो गए कि वैदिक काल से भारत में ज्ञान की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे आज जो वर्तमान में आप शिक्षा का परिवेश देख रहे हैं, जो शिक्षा का स्तर देख रहे हैं, ये सब का जो अतीत है वो वैदिक काल से ही है। ठीक, आइए पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक काल को आपने समझा थोड़ा सा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। अब हमें पढ़ना कैसे है, वो तरीका क्या है जिसके माध्यम से हम वैदिक काल यानी भारतीय ज्ञान और परंपरा का अध्ययन करेंगे, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे वैदिक काल, अब इसमें हमें अध्ययन क्या करना है कि वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ, अब ये हमें कैसे अध्ययन करना है यह आपको बताया जा रहा है कि वैदिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, भारतीय ज्ञान और परंपरा में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वैदिक काल में हमें जानना है कि वैदिक काल में शिक्षा क्या था, शिक्षा का मीन्स क्या था, अर्थ क्या था, ये हमें अध्ययन करना है। इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि वैदिक काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इसका अध्ययन करना है। इसके बाद
शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है ना। पाठ्यक्रम जो कंटेंट वैदिक काल में बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते थे, तो वो पाठ्यक्रम क्या है, इसका अध्ययन करना है। पाठ्यक्रम के बाद शिक्षा या कह सकते हैं शिक्षण विधि, अर्थात उस समय पढ़ाने का, यानी कि वैदिक काल में पढ़ाने का तरीका क्या था, शिक्षण विधि क्या था, इसका अध्ययन करना है। उसके बाद अनुशासन, कि वैदिक काल में अनुशासन कैसे होता था। अनुशासन के बाद शिक्षक कैसे होते थे, और फिर शिक्षक के बाद शिक्षार्थी कैसे होते थे, और शिक्षार्थी के बाद जो अंतिम बिंदु होता था विद्यालय, अर्थात कह सकते हैं शिक्षण संस्थाएं। इन बिंदुओं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे तो भारतीय और ज्ञान और परंपरा को समझ पाएंगे। पूरे वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उस समय की पाठ्यचर्या कैसी थी, शिक्षण विधि कैसा था, अनुशासन कैसा था, शिक्षक कैसे होते थे, विद्यार्थी कैसे होते थे, और विद्यालय कैसे होते थे। इन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे तभी हम भारतीय ज्ञान और परंपरा को भली भांति प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक, अब एक एक क्रमागत रूप में हम अध्ययन को आगे ले चलते हैं। आगे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल को आप समझ चुके हैं और किस क्रियाविधि में हमें अध्ययन करना है यह भी आप समझ चुके हैं। अब हम अध्ययन के अगले बिंदु पर चलते हैं। वैदिक काल में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। अब शिक्षा का प्रशासन और वित्त क्या है, तो आपको पता होगा कोई समाज हो, कोई संगठन हो, कोई उद्योग हो, कोई विद्यालय हो, सबको संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं अर्थ की आवश्यकता होती है और उसकी देखरेख की आवश्यकता होती है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की करने की आवश्यकता होती है। परिवार को देखिए, कोई परिवार है बिना अर्थ के नहीं चल सकता है, बिना प्रशासन के नहीं चल सकता है। कोई विद्यालय है, कोई उद्योग है, उसमें भी अर्थ की आवश्यकता होती है। वित्त का मतलब है अर्थ से, धन से है, ठीक है ना। तो शिक्षा का प्रशासन और वित्त किस समय का? वैदिक काल का। वैदिक काल यानी कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त कैसे पोषित होता था। अगर हम देखें तो 2-3 बिंदुओं को आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। रटना नहीं है आपको, सिर्फ आपको विषय वस्तु को ध्यान से आत्मसात करना है, सीखना है। और वो निश्चित मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको कभी नहीं भूलेगा। एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका निश्चित है कि उत्तर देंगे, ठीक है ना। अब ऐसे बिंदुओं की बात करते हैं कि शिक्षा का प्रशासन और वित्त। और प्रशासन और वित्त में पहला पॉइंट हम लिखते हैं, तो लिखते हैं कि राज्य के नियंत्रण से मुक्त। राज्य के नियंत्रण से मुक्त। अब इस बिंदु का क्या तात्पर्य है कि वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रशासन था या वित्त था वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त था। अब राज्य के नियंत्रण से मुक्त का मतलब कि शिक्षा पर किसी राजा का अधिकार नहीं होता था, किसी राज्य का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल वह राजा और राज्य के अधिकार से मुक्त था।
उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। और ऐसा क्यों? क्योंकि वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षण संस्थान थे, वो गुरुकुल होते थे, उन्हें गुरुकुल कहा जाता था। और वो गुरुकुल में जो है किसी राजा का अधिकार नहीं होता था और कोई नियंत्रण भी नहीं होता था। इसलिए कहते हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रशासन और वित्त है वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त होता था। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं? निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट प्रशासन और वित्त के अंतर्गत ही है कि निःशुल्क शिक्षा और व्यवस्था। जैसे आप वर्तमान में अध्ययन करते हैं तो आप किसी भी कोर्स को करते हैं तो आप पैसा देते हैं, शुल्क देते हैं। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था ये थी कि जो विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते थे उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। ये अच्छाई भी है वैदिक कालीन शिक्षा की, भारतीय ज्ञान और परंपरा की, कि शिक्षा व्यवस्था जो थी वो निःशुल्क शिक्षा थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इस रूप में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा बिंदु इसमें हम अध्ययन कर सकते हैं कि आय के अन्य स्रोत। अब आय के अन्य स्रोत तो हमने पहले भी बताया कि किसी भी संस्था या विद्यालय या समिति को संचालित करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तो अर्थ, वैदिक काल में जो गुरुकुल होते थे उनकी अर्थव्यवस्था कहाँ से संचालित होती थी? तो उसके लिए आय के अन्य स्रोत होते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल में विद्यार्थियों से भिक्षा मंगवाया जाता था। भिक्षा इसलिए मंगवाया जाता था ताकि गुरुकुल के अर्थ का प्रबंध हो सके और इसके साथ साथ विद्यार्थियों में विनम्रता का भाव विकसित हो सके। इसलिए आय के अन्य स्रोत के रूप में भिक्षावृत्ति है, गुरु दक्षिणा है, ठीक है ना, इत्यादि को सम्मिलित किया जाता था। इन बिंदुओं के माध्यम से हम वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब वैदिक काल शिक्षा के अंतर्गत ही हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है और नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं और नहीं नोट करना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना। तो इसके बाद अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। ठीक है, प्रशासन और वित्त आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वैदिक कालीन भारतीय ज्ञान और परंपरा के अंतर्गत कि वैदिक काल में शिक्षा की संरचना, ध्यान दीजिएगा। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा की संरचना क्या है, शिक्षा के स्तर क्या है, शिक्षा के प्रकार क्या है या शिक्षा के संगठन क्या है। इन बिंदुओं को याद रखिएगा। मुख्य रूप से अगर वैदिक काल में शिक्षा की संरचना की बात करते हैं तो दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल में अगर हम शिक्षा की संरचना की बात करते हैं दो पार्ट हैं। पहला है प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा है उच्च शिक्षा।
शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम वर्तमान शिक्षा की संरचना की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। लेकिन वैदिक काल में ऐसी कोई संकल्पना नहीं थी। वैदिक काल में जो शिक्षा की संरचना थी वो मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइडेशन थी, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, और दूसरा है उच्च शिक्षा। ध्यान रखिएगा। अब प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो ये माना जाता था कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होता था? परिवारों में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा परिवारों में और उच्च शिक्षा कहाँ होती थी? गुरुकुलों में। गुरुकुलों में, ठीक। इसको विशेषतर आप ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित दो संस्कार होते थे, उनको ध्यान रखिएगा। जैसे प्रारंभिक शिक्षा परिवारों में होती थी और प्रारंभिक शिक्षा लगभग 5 या 6 वर्ष की आयु में होता था। और इस समय एक संस्कार होता था जिसे कहा जाता था विद्यारंभ संस्कार, ठीक है। और उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी और उच्च शिक्षा से पहले भी एक संस्कार होता था जिसे कहा जाता था उपनयन संस्कार, ठीक है, उपनयन संस्कार। अब विद्यारंभ संस्कार क्या है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विद्यारंभ संस्कार से क्या तात्पर्य है, या विद्यारंभ संस्कार को स्पष्ट कीजिए। या पूछा जा सकता है कि उपनयन संस्कार क्या है, उपनयन संस्कार को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका भी हम वर्णन आगे कर देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो डिवाइडेशन आपने समझ लिया है। अब प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो 5 या 6 आयु वर्ष के बच्चों का प्रारंभ होता है और वो प्रारंभिक शिक्षा परिवारों में होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब विद्यारंभ संस्कार क्या है, इसको समझ लीजिए। आप रटना नहीं है, केवल आप ध्यान से एक बार कहानी की तरह सुन लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, रटने की विषय वस्तु नहीं है। विद्यारंभ संस्कार क्या है? विद्यारंभ संस्कार कि जब बालक की आयु 5 या 6 वर्ष की होती थी तो उसे नए वस्त्र पहनाए जाते थे वैदिक काल में। और आपको यह भी पता है कि वैदिक काल में जो जीवन का पूरा हिस्सा है वो वेदों से प्रभावित है। हमारी शिक्षा व्यवस्था से लेकर सामाजिक, राजनीतिक, हर जगह वेदों का वर्चस्व है। तो प्रारंभ में बच्चों को जो है स्नान कराया जाता था। उस घर के, उस परिवार के जो कुल पुरोहित होते थे उनको बुलाया जाता था। बच्चों को नए वस्त्र पहनाए जाते थे। उसके बाद अनाज के कुछ दाने जो है ज़मीन पर फैलाए जाते थे और बच्चे की उंगली पकड़कर जो है उस पर वर्णमाला के अक्षर लिखवाए जाते थे। फिर जो है जो कुल पुरोहित होता था वो जो है तमाम वेदों के मंत्र उच्चारण करता था, बच्चे को आशीर्वाद देता था और वहीं से जो है बालक का विद्यारंभ संस्कार जो है होने के पश्चात शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। और उसके बाद परिवार के लोग गुरु को दक्षिणा देते थे और फिर बालक नियमित रूप से शिक्षा जो है अध्ययन करना प्रारंभ करता था। यही क्या है? विद्यारंभ संस्कार है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, उपनयन संस्कार की बात करते हैं। तो उपनयन संस्कार में अगर हम देखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं ऊपर, चूँकि ये आप पढ़ चुके हैं प्रारंभिक शिक्षा क्या है। अब हम केवल उच्च शिक्षा, और उच्च शिक्षा जैसा कि आपको पता है कहाँ प्रारंभ होता है? गुरुकुलों में। तो गुरुकुलों में प्रवेश से पहले एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। और उपनयन संस्कार की अगर हम बात करते हैं तो उपनयन संस्कार कैसे होता था कि उपनयन संस्कार जो होता था वो
वैदिक काल वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। अब वर्ण व्यवस्था आप जानते हैं कि 4 वर्ण है। वेदों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। अगर हम वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो उपनयन संस्कार होता था वो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का होता था, शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। और सारे वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अलग अलग थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का ही उपनयन संस्कार होता था, शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। आप वैदिक काल में तमाम ऐसी ऋचाएं हैं जिसमें अध्ययन में ये कहा गया है शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया है। और ब्राह्मण का, अब ये उपनयन संस्कार का आयु वर्ग क्या है? अगर ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता था तो 8 वर्ष की आयु में, यदि क्षत्रिय का उपनयन संस्कार होता था तो 10 वर्ष की आयु में, और यदि वैश्य का उपनयन संस्कार होता था तो 12 वर्ष की आयु में। ठीक है ना। यह आयु वर्ग है वर्ण व्यवस्था के आधार पर। क्योंकि आप वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था। अब तीनों का आयु वर्ग अलग अलग है। अब उपनयन संस्कार है क्या? उपनयन का क्या अर्थ है? कभी कभी ये पूछा जाता है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप लाना। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? समीप लाना। किसके समीप लाना? गुरु के समीप लाना। क्योंकि गुरुकुल में कौन पढ़ाता था? गुरु पढ़ाते थे। वैदिक काल में उपनयन का शाब्दिक जो अर्थ है समीप लाना, गुरु के समीप लाना। अब उपनयन संस्कार कैसे होता था कि बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दिलाया जाता था, उससे पहले उपनयन संस्कार होते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था, पीले वस्त्र धारण करने होते थे, गृह का त्याग करना होता था, और वो गुरुकुलों में जाकर गुरु के समीप रहते थे और उन्हें तमाम वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद जो है अध्ययन कराना प्रारंभ कराया जाता था। इसके साथ साथ उन्हें जनेऊ धारण कराया जाता था। वो गुरु के सम्मुख प्रस्तुत होते थे और कहते थे कि गुरु पूछता था कि कस्य ब्रह्मचारी असि, तो विद्यार्थी उत्तर देता था, जवाब देता था कि भवतः अर्थात आपका, और फिर उसे गुरुकुल में प्रवेश दे दिया जाता था और तमाम गुरुकुल के नियमों और कानूनों को मानने के लिए प्रतिबद्ध कराया जाता था। ठीक है ना। तो आज हमने यहाँ तक अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में फिर वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और आप मन लगाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। एक बार न समझ में आए 2 बार देखिएगा। निश्चित है आपको हर एक कंटेंट, हर एक विषय वस्तु पर समझ अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।